नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं अलका शर्मा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चांदबाड़ भोपाल से आप सभी का सामाजिक विज्ञान की कक्षा 10 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अध्याय 3 भूगोल का जल संसाधन पढ़ेंगे। बच्चों, जल हमारे जीवन का अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण संसाधन है। आप जानते हैं कि पृथ्वी का 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। आज हम पढ़ेंगे विषय सूची हमारी जल के कुछ रोचक तथ्य, जल की दुर्लभता, बांध, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, वर्षा जल संग्रहण, टांका कैसे काम करता है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली और रोचक तथ्य। आप देख पा रहे हैं पृथ्वी पर 71% जल भाग और 29% स्थल भाग है। तो आप जानते हैं फिर भी पृथ्वी पर पीने योग्य जल का अभाव सुनने को और देखने को मिलता है। जल के विषय में कुछ रोचक तथ्य हैं जिन्हें जान लेना भी आवश्यक है। जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, नवीकरण योग्य संसाधन, क्योंकि ये आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से भी पूछा जाता है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने वाला जल योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है और केवल 2.5% अलवणीय जल है। भारत विश्व की दृष्टि से 4% हिस्सा प्राप्त करता है और प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में इसका 133वां स्थान है। पूर्व सूचना के अनुसार 2025 तक भारत का बड़ा हिस्सा विश्व के अन्य देशों और क्षेत्रों की तरह जल की नितांत कमी को महसूस करेगा, ऐसा कहा गया है। परंतु बच्चों, समस्त जल हमारे लिए उपयोग करने योग्य नहीं है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अलवणीय जल यानी पीने योग्य, जो हम दैनिक उपयोग में लाते हैं, जिसे हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, वह जल हमारा अलवणीय जल कहलाता है। और महासागरों का जल लवणीय जल होता है, जिसका उपयोग हम साधारण रूप से नहीं कर सकते हैं। आपका एक वाक्य पहले आया था, जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो ये नवीकरण कैसे संसाधन के रूप में कैसे काम करता है, तो आप जानते हैं, आप विज्ञान और अन्य विषयों में भी पढ़ते हैं। जल एक चक्र के रूप में चलता है। पृथ्वी का समस्त जल समुद्र के बड़े भाग से वाष्पीकरण के द्वारा बादलों में वाष्पीकरण के सूक्ष्म कणों के रूप में होता है और संघनन की क्रिया के पश्चात और पृथ्वी पर यह पुनः वर्षा के रूप में या वर्षण के रूप में प्राप्त होता है, जो विभिन्न नदियों, तालाबों, झीलों में प्राप्त हो जाता है। साथ ही बहुत बड़ा हिस्सा एक धरातल के अंदर या भूम जल के रूप में भी हमें प्राप्त होता है। तो ये पूरा चक्र के कारण ही हम जल को नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। इस पर आपको एक चित्र के द्वारा इस प्रश्न के उत्तर के रूप में भी इसको लिख सकते हैं आप। जल की दुर्लभता। आपने देखा हमारे 71% भाग पर जल होने के बाद भी पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे देश हैं जहां पर जल की दुर्लभता महसूस की जाती है। उसके बहुत सारे कारण हैं। आप इस चित्र में देख पा रहे हैं जल के लिए कितनी लोगों के द्वारा प्रयत्न किए जा रहे हैं। एक बकेट पानी के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये स्थिति कैसे निर्मित होती है, क्यों निर्मित होती है, तो उसके ये मुख्य बिंदु। एक तो जल का अत्यधिक दोहन, जो अलवणीय जल है उसका प्रतिशत कम है, उसके अनुसार जनसंख्या द्वारा या हम लोगों के द्वारा उसका अधिक दोहन किया जाता है। वर्षा जल का असमान वितरण, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि सभी जगह पृथ्वी पर समान रूप से वर्षा नहीं होती है। कहीं पर 1000 सेंटीमीटर तो कहीं पर 25 सेंटीमीटर। ये भिन्नता के कारण भी जल
में असमानता के वितरण के कारण जल की दुर्लभता बन जाती है। जल का अतिशोषण और कृषि में सिंचाई के लिए भी अत्यधिक इस्तेमाल करना भी एक कारण बनता है। आप देख पा रहे हो कि हमारे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं भारत में भी जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा जल प्राप्त नहीं होता है, परंतु वहाँ ऐसी फसलों को उगाया जाता है जिनमें जल की आवश्यकता अधिक होती है, जैसे चावल। हाँ, पंजाब जैसे क्षेत्रों में, अब तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में भी चावल की कृषि तेजी से उत्पादन किया जाने लगा है, तो ये भी एक कारण हो सकते हैं। फिर विभिन्न सामाजिक समूहों में भी असमानता का वितरण देखा गया है। इन सब कारणों से जल की दुर्लभता की स्थिति बनती है। साथ ही सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या का अति दबाव। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जल की आवश्यकता उतनी ही अधिक महसूस की जाती है। अधिक जनसंख्या के लिए अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है और औद्योगिकरण और शहरीकरण द्वारा भी जल प्रदूषण और जल की गुणवत्ता का ह्रास होता है। यहाँ पर जल की गुणवत्ता और मात्रा में बच्चों थोड़ा सा अंतर है, आप देख पा रहे हैं। मात्रा में जल की कमी होती है, गुणवत्ता में प्रदूषण होता है ना। जल, मीठे जल या जो जल की मात्राएं, उसमें प्रदूषण तत्वों के मिल जाने के कारण उसकी गुणवत्ता का ह्रास हो जाता है, वो जल फिर उपयोग करने योग्य नहीं रह जाता। आप इस मानचित्र को देख रहे हैं। इस मानचित्र को एक बार आपने कई बार देखा होगा। कक्षा 9वीं में आपने प्रमुख नदी और नदी तंत्र पढ़े हैं, तो हम यहाँ पर उसी के आधार पर आप देखेंगे। भारत में प्रमुख नदियाँ आपने 2 भागों में पढ़े होंगे। उत्तर भारत की नदियाँ सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और दक्षिण भारत की नदियां जिसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी के बारे में आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर हमें नदी तंत्र के बारे में ना पढ़कर हमें उसके प्रबंधन से संबंधित पढ़ना, यानी कि हम जल का उपयोग किस प्रकार ऐसा करें कि समस्त भारत में जल की जो कमी है उसको हम दूर कर सकें। तो वो हमारा उपाय है, आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं, नदियों बांध। हाँ बच्चों, यही एक जल प्रबंधन का बहुत अच्छा और सटीक उपाय है कि हमने अनुभव किया है कि हमें समय की मांग के अनुसार और अपने स्वस्थ जीवन के लिए, जीवन के खतरे को बचाए रखने के लिए, खाद्यान्न की सुरक्षा के लिए और आजीविका उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक और पारितंत्रों के निम्नीकरण या ह्रास को बचाना चाहिए। तो उसके लिए कुछ उपाय हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मुख्य बांध कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सतलुज नदी पर बना हुआ भाखड़ा नागल बांध। ऐसे ही ये उड़ीसा में महानदी पर जो हमेशा बाढ़ की स्थिति यहाँ पर निर्मित होती थी, हीराकुंड बांध, जिसके द्वारा यहाँ पर आने वाली बाढ़ को रोकने या नियंत्रित करने का प्रयत्न किया गया है। ऐसे ही नागार्जुन सागर बांध, आपका पेरियार बांध और सरदार सरोवर बांध, इसके बारे में आप जानते हैं, ये हमारी नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है मध्य प्रदेश। बाकी हमारी नर्मदा नदी काफी मुख्य रूप से किन किन राज्यों को जाती है, इस पर हम एक छोटा सा प्रश्न बनाएंगे। वैसे ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आदि सरदार सरोवर परियोजना के रूप में इसे जाना जाता है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ने वाले हैं बांध के विषय में। बांध क्या है? बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने, बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। किसके द्वारा बाधा? मानव द्वारा, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। तो आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, एक बहुत बड़ा सुंदर बांध है जहां से कुछ इसके गेट भी खुले हुए हैं और पानी यहाँ से निकल रहा है। नल के और सुव्यवस्थित प्रबंधन के लिए और उसके संरक्षण के लिए हमने बहुउद्देशीय परियोजनाओं का पालन किया है, परियोजनाओं का निर्माण किया है। तो आजकल से बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन, मछली पालन भी है। यानी आप देख पा रहे हैं कितने सारे उद्देश्य हैं। हाँ बच्चों, यानी बहुत सारे उद्देश्य, यानी उद्देश्य के लिए, लक्ष्य के लिए जब एक योजना नदी पर बनाई जाती है तो वह कौन सी योजना कहलाती है? बहुउद्देशीय नदी परियोजना कहलाती है।
तो बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाओं भी कहा जाता है, जहां एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं, यानी एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों की हम पूर्ति इसके द्वारा करते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको हमने उसमें बताया गया था मानचित्र में, सतलुज नदी या ब्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। तो आप यहाँ पे चित्र में भी देख पा रहे हैं, बांध के पीछे एक बहुत बड़ा जलाशय होता है जो गेट बने होते हैं और जहाँ पर झीलें इनका निर्माण भी होता है और बहुत सारे हमारे उद्देश्यों की इनके द्वारा पूर्ति होती है। तो ये सारे हमको बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ के बिंदु के रूप में भी हम इनको पढ़ेंगे। बांधों के संबंध में नेहरू जी के भी अपने विचार हैं। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर भी कहा करते थे। तो बच्चों आपको समझ में आया, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी बांधों के लिए काफी सकारात्मक विचारों से उन्होंने आधुनिक भारत के मंदिर उन्हें कहा है। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण, नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी, यानी गांवों का भी विकास होगा और शहरों का भी विकास होगा, साथ ही उद्योगों का। तो उन्होंने समस्त विकास को बांधों को आधार बताया था। प्राचीन भारत में बच्चों प्रबंधन एक बहुत ही जल का प्रबंधन बहुत ही आवश्यक हो गया था। इसलिए हम अगर देखें प्राचीन भारत की तरफ देखें तो प्राचीन भारत में ही प्राचीन काल से ही बहुत अधिक जल का कोई महत्व को दिया गया। उन्होंने जल संरक्षण प्रबंधन में पुरातत्व, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक अभिलेख और दस्तावेज ये बताते हैं कि प्राचीन काल में सिंचाई के लिए पत्थरों, मलबे से बांध, जलाशय, झीलों और तटबंधों, नहरों जैसे उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई गई थीं। तो बच्चों हम जल का प्रबंधन वर्तमान में ही नहीं कर रहे, हमारे पूर्वज और हमारे प्राचीन काल से ही इसका उपयोग किया जा रहा है। तो अब देखते हैं, ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक श्रृंगबेरा में गंगा नदी की बाढ़ के लिए जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी बृहद स्तर पर बांध, झील, सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। कलिंग उड़ीसा में, नागार्जुनकोड़ा आंध्र प्रदेश में, बेन्नूर कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में भी उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र के सबूत मिलते हैं। ये एक प्राचीन राजस्थान का जल प्रबंधन के लिए एक बावड़ी दिखाई गई है, ये भी उसका एक उदाहरण है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे भारत में भी बहुत अधिक इस पर महत्व दिया जा रहा है। अपने समय की ये आप इस चित्र में कौन सी झील को देख पा रहे हैं, शायद इसको बहुत बच्चों ने पहचान भी लिया। हाँ बच्चों, ये हमारी भोपाल की झील, ये अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी और 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए एक हौज बनाई थी, जिसे तालाब भी कह सकते हैं, बनवाया था। तो आप देख रहे हैं प्राचीन काल से ही हमारा जल प्रबंधन की व्यवस्था बहुत अच्छी रही है और हमारे विशेष बड़े बड़े नगर भी हमेशा नदियों के तटों पर ही बसे हुए हैं। अब आप बहुत सारे बिंदुओं को तो पहले ही जान गए होंगे। बहुउद्देशीय नदी परियोजना के फायदे क्या क्या हैं, तो आप चित्र भी देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के द्वारा विद्युत का उत्पादन होता है। हाँ बच्चों, आपको ज्ञात है कि यहाँ पर बांधों से पानी को ऊपर से नीचे गिराकर टरबाइन के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। साथ ही नहरें निकालकर सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। ऐसे दूर दराज क्षेत्रों में नहरों के द्वारा पानी पहुंचाया जाता है जहाँ शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्र होते हैं। ऐसे ही घरेलू औद्योगिक उपयोग के लिए भी जलापूर्ति हम बांधों के जल के द्वारा करते हैं। बाढ़ नियंत्रण, बच्चों बांधों के द्वारा हम बाढ़ को भी नियंत्रित कर सकते हैं और किया जाता है। जैसे हमने आपको पहले बताया था, उड़ीसा का हीराकुंड बांध बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जिसके द्वारा महानदी के बाढ़ को रोकने का प्रयत्न किया गया। ये मनोरंजन के क्षेत्र भी होते हैं, यहाँ पर बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य निर्मित होते हैं जो पर्यटकों के लिए काफी अच्छे होते हैं और लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं। ऐसे आंतरिक नौचालन, इसमें
बड़े बड़े बांधों में नावों के द्वारा वस्तुओं को भी एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर, एक किनारे से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ पर मछली पालन का कार्य भी होता है। तो आप देख रहे हैं कितने सारे लाभ हैं आपके, बहुत सारे लाभ। आपको इनको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से के लाभ के साथ साथ कुछ ऐसी हानियां भी देखने को मिली हैं, उसके प्रभाव देखने को मिले हैं, दुष्प्रभाव। सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव हम देखें तो नदियों पर बांध बनाने से, उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक जो बहाव है वो अवरुद्ध हो जाता है। जिस नदी जिस गति से बहना चाहिए बहती है, वैसे नहीं बह पाती है। प्राकृतिक रूप से अवरुद्ध होने के कारण तलछट में बहाव कम होने के कारण तलछट जमा होने लगती है। अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होने से नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी भी महसूस होने लगती है। साथ ही बाढ़ के मैदान बनाए जाने वाले जलाशयों में मौजूदा वनस्पति मिट्टी जल में डूब जाती है और जो कालांतर में अपघटित हो जाती है। तो कई बार ये स्थिति निर्मित होती है कि बड़ी बड़ी क्षेत्रों जल में जलमग्न हो जाते हैं। ऐसे ही स्थानीय समुदायों के बृहद स्तर पर विस्थापन का कारण भी बनता है। विस्थापन यानी उन्हें उस जगह को छोड़कर जाना पड़ता है जो वो पसंद नहीं करते, तो लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ता है। इस कारण से भूमि के निम्नीकरण की समस्या भी बढ़ जाती है। बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। जैसे हमारे उत्तराखंड में टिहरी बांध के निर्माण के समय ये संभावना जताई गई थी। ऐसे ही भाखड़ा नागल बांध के समय भी ये स्थिति निर्मित हुई थी। साथ ही अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण भी फैलते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के इन हानियों को देखने के पश्चात आपको समझ में आ गया होगा कि लोगों ने इसका समय समय पर विरोध भी किया है। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजना और बड़े बांध सामाजिक आंदोलन के कारण बने हैं। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन के कारण बन गए हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के बृहद स्तर पर विस्थापन के कारण हुआ, क्योंकि उन्हें उस क्षेत्र को छोड़कर जाना पड़ा है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर भी अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। यानी संभावना, तो आप इसमें चित्र में देख रहे हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन का एक चित्र लगा हुआ है और दूसरा आपका बड़े बांधों को बंद करने की पहल को लेकर ये चित्र बना हुआ है। तो आप इनके हानियों को भी समझ रहे होंगे। क्या आप जानते हैं कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताई जाने से हुई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो गया। यानी महाराष्ट्र को तो पर्याप्त जल प्राप्त हुआ, परंतु नीचे वाले जो कर्नाटक और राज्य थे और आंध्र प्रदेश, उन्हें जल प्राप्ति कम होने लगी, जिससे उन्होंने उसका विरोध किया और कृषि और उद्योग पर उन पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। तो ये एक आपका अंतर्राज्यीय विवाद का कारण है। आप और भी ऐसे विवादों की सूची भी तैयार कर सकते हैं। अब जल इतना महत्वपूर्ण है, सभी जगह पर्याप्त मात्रा में नहीं है। आपको ज्ञात होगा भारत में ऐसी इतनी अधिक जल वर्षण की भिन्नता है, उसके चलते हमें वर्षा जल के संग्रहण की आवश्यकता को महसूस किया गया और पाया गया कि हमें इसके संरक्षण और संग्रह को अवश्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो धरातल पर वर्षा जल संग्रह क्या है? तो धरातल पर गिरने वाली वर्षा के बूंदों को संचय कर उपयोग करने की प्रक्रिया को हम वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। आप यहाँ पे दो विधि देख पा रहे हैं। एक हैंड पंप के माध्यम से पुनर्भरण करके, जो हैंड पंप सूख गए हैं उनमें हमारी
छत के जल को पाइप के द्वारा उसे जोड़कर उस भरण करके भी हम उसे हैंडपंप को पुनर्जीवित कर सकते हैं। इसी प्रकार एक और विधि है हमारी, जो बेकार पड़ा कुआं है उसमें भी हम छत के जल को पाइप के द्वारा जोड़कर उसको भरकर उस बेकार कुएं को भी पुनर्भरण करके वर्षा जल को एकत्र कर सकते हैं। इसी प्रकार और आप भी अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य वर्षा जल संग्रहण तंत्रों के बारे में पता लगाइए कि आपके यहाँ किस प्रकार वर्षा के जल को संग्रहण किया जाता है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में भी ये स्थिति हमेशा से देखने को मिली है। लोगों ने गुल और कुल पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की में एक ये विधियां हैं, जैसी वाहिका नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए उन्होंने उपयोग किया गया। तो इस प्रकार से ये विधि अपनाई गई कहाँ पर? पर्वतीय क्षेत्रों में। ये राजस्थान की एक बहुत बड़ी बावड़ी है जो आप देख पा रहे हैं। इसमें भी पहले प्राचीन पद्धति के रूप में ही यहाँ पे वर्षा जल का संग्रहण किया जाता था। राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका बहुत आम और प्रचलित है। पश्चिमी बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपनी खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। ऐसे ही अर्ध शुष्क तथा शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के उपयोग में लाया जा सके। ऐसे ही राजस्थान के अर्ध शुष्क तथा शुष्क क्षेत्रों में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। अब ये टांका क्या है? ये एक बहुत बड़ा टैंक ही है जो वहाँ पे स्थानीय भाषा में जिसे टांका कहा जाता है। टांका कैसे काम करता है? ये भूमिगत भी हो सकता है, इसमें ये ऊपर बना हुआ दिखाई दे रहा है भूमि के ऊपर, परंतु अधिकांश घरों में ये टांका भूमि के अंदर भी एक कमरे के रूप में भी हो सकता है। तो टांका घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। वर्षा जल जो कि घरों की ढालू छतों पर गिरता है और उसे पाइप द्वारा भूमिगत टांका या टैंक के अंदर ले जाया जाता है। तो इस पद्धति से ये टांका काम करते हैं और लगभग हमारे यहाँ भी पश्चिमी निमाड़ क्षेत्र में इस प्रकार के कई घरों में टांके बने हुए देखने को मिलते हैं जहाँ वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता है। अब आप देखेंगे बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली ये एक बिल्कुल अनोखी लगभग 2000 वर्ष पुरानी विधि है जो मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्र करके 200 वर्ष पुरानी विधि आज भी प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी के बांस पाइप में आ जाता है और उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अब सोच सकते हैं आप, सैकड़ों इन्हें 100 से भी ज़्यादा मीटर दूर ले जाया जाता और अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। तो बच्चों ये कहाँ की विधि है? ये बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली ये मेघालय की विधि है। देख रहे हैं आप, बांसों को एक दूसरे से जोड़ा गया है और लंबी दूरी तक इनको ले जाया जाता है खेतों तक। यहाँ पर एक महिला के द्वारा भी बांस के द्वारा पानी को एकत्र करने का चित्र दिखाया गया है। रोचक तथ्य, तमिलनाडु आपको जानकार है, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्ति अगर इसका पालन नहीं करते तो उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए कार्यवाही उन पर की जा सकती है। तो आप देख रहे हैं तमिलनाडु एक ऐसा अकेला राज्य है जहाँ पर वर्षा जल का संग्रह करना नितांत आवश्यक है कानून की दृष्टि से भी। ऐसे ही मेघालय में आप देखेंगे, मेघालय वैसे आपने मेघालय की 2 शिलोंग और चेरापूंजी, मौसिनराम इन शब्दों इनके बारे में जाना होगा। हाँ बच्चों, जो मेघालय की राजधानी शिलोंग में भी छत वर्षा जल का संग्रहण करने की विधि प्रचलित है। ये एक रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मौसिनराम यहाँ जहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है शिलोंग से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ शहर
पीने के जल की कमी को गंभीर समस्या का सामना करता है, इसलिए यहाँ पर वर्षा जल का संग्रह किया जाता है। क्रियाकलाप में आप बच्चों ये सूचना एकत्रित करेंगे कि उद्योगों के द्वारा किस प्रकार जल संसाधनों को प्रदूषित किया जा रहा है या कैसे प्रदूषित कर रहे हैं। अपने सहपाठियों के साथ मिलकर भी आप अपने मोहल्ले में कोई अगर जल विवाद हुआ है तो उस पर एक नाटिका भी प्रस्तुत कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में आप देंगे। व्याख्या क्या करेंगे? जल विकास कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है, आप इसको चित्र के द्वारा भी व्याख्या इसकी कर सकते हैं। जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं, ये इनके आंसर आप निश्चित ही दे पाएंगे क्योंकि हमने इनको अलग अलग स्लाइडों के द्वारा भी आपको स्पष्ट किया है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की भी आपको तुलना करनी है। चलिए बच्चों, निश्चित ही आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।